जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, यहाँ पे सारी डिटेलिंग उसकी दी जाती है, जिसमें मैं कवर करता हूँ आपका एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, सारा अमलगमेशंस करंट अफेयर के साथ आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ताकि जो भी आपको करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता हो आपको एक ही जगह पे प्राप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 26 मई 2023। आज का जो यूपीएससी का क्वेश्चंस है, जो कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ पिछले वीडियो की एक्सप्लेनेशंस के साथ यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस मेरा क्या था पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस, तो इसमें से कौन डेट्रीवोरस हैं, वही यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। तो अर्थवॉर्म, जेलीफिश, मिलीपैड, सी हॉर्स, वुड लाइस, इनमें से कौन सा सही आंसर है, ये यहाँ पे बोल रहा है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 1, 3 एंड 5। तो 1, 3 एंड 5 इसका राइट आंसर है, जिसमें आ जाता है आपका अर्थवॉर्म, मिलीपैड्स एंड वुड लाइस। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे आता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से हेल्प लेके जीना। तो यहाँ पे उसी के बारे में बोली जा रही है। तो ये है नाइडेरियन, फंगी, प्रोटोजोआ, इनमें से कौन सा सही है, इसकी एक्सप्लेनेशंस को हम देखते हैं। तो जो डेट्रीवोरस होता है उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ये देखेंगे पहले। तो जो डेट्रीवोरस है वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे पे जीवित रहने के लिए ये बाध्य होते हैं, और ये अपनी न्यूट्रिशंस और भोजन को उसी सड़े गले मटेरियल से, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट से लेना पसंद करते हैं, उन्हीं से ही इनकी ज़िंदगी यापन होती है। तो पहला और तीसरा, पांचवा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, जिसमें अर्थवॉर्म, मिलीपैड और वुड लाइट्स ये डेट्रीवोरस हैं, जो कि मैं आपको बताया। और डेट्रीवोरस इंक्लूड करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, फंगी हो गई, इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट्स हो गई, माइट्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज, मोलस्क, ये स्लग, स्नेल, ये सारे के सारे डेट्रीवोरस में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। और जेलीफिश की जो बातें बोली गई हैं, ये कार्निवोरस है, यहाँ पे प्राइमरली इसको मेंशन भी करा गया है। तो जेलीफिश जो है वो, सी हॉर्स, ये दोनों कार्निवोरस हैं, इनकी डेट्रीवोरस में कैटेगरीज नहीं आती। दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे। उसकी डिटेलिंग ये है कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। तो जो एक साथ रह के अपने एक हैबिटेट को शेयर करते हैं और न्यूट्रिशंस को शेयर करते हैं, उस रिलेशंस को हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्प करता हुआ एक दूसरे का नज़र आते हैं। तो जिसमें क्या होता है, पहला स्टेटमेंट सही है, नाइडेरिया और जो है इनवर्टिब्रेट है फाइलम, इनवर्टिब्रेट फाइलम, जो कि क्या करता है, सिम्बियोटिक रिलेशंस क्रिएट करता है यूनिसेलुलर डिनोफ्लेजिलेट के साथ। एल्गी है जो जूजेंथी एल्गी। तो जूजेंथी एल्गी आपको याद होगा, यहाँ पे जूजेंथी एल्गी का अलग रोल होता है। जब आपका कोरल रीफ के बारे में आप पढ़े होंगे, तो कोरल रीफ का जो निर्माण करने के लिए एल्गी का मदद होता है, वही एल्गी होती है जो कलरफुल बनाती है उसको, और वही है जूजेंथी एल्गी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट बोला गया है कि सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट, जो कि सही बात है। और यहाँ पे जब रूट्स ऑफ द प्लांट है, कहीं ना कहीं उनको कुछ देती हुई नज़र आएंगी, वही यहाँ पे बातें बोली हैं। तो न्यूट्रिएंट, फंगस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती हुई नज़र आ रही हैं और एक सिम्बियोटिक रिलेशंस नज़र आ रही हैं। तीसरी बात करी जाए स्टेटमेंट की, वो भी करेक्ट है, प्रोटोजोआ आल्सो फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशंस विद अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका भी ऑप्शंस तीनों सही हो रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नाइडेरियन, फंगी, प्रोटोजोआ, जो कि एक ये अगर आप फाइलम पढ़े होंगे तो फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, क्लास, ये सारा चीज़ जो आता है ये होगा, तो आपका चीज़ें, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो आप डील कर सकते हैं यहाँ पे। ये थी सारी डिटेलिंग क्वेश्चंस की। आशा करते हैं आपकी डिटेलिंग से यहाँ पे चीज़ें
क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के नेशनल पार्क थे, जो पिछली बार मैंने नेशनल पार्क पूछा था उसके यहाँ पे डिटेलिंग क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, ग्रास हिल नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे जो था, मरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और करियान सोला नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क आपके एक स्टेट में हैं, वो कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पाई जाती है ये, और इससे क्वेश्चंस कई बार आए भी हुए हैं। तो ये तमिलनाडु, आपका तमिलनाडु देख सकते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु है। तो इसकी लोकेशंस को देखिए, और इसकी लोकेशंस इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि यूपीएससी कई बार इसकी लोकेशन से क्वेश्चंस पूछती है। तो कभी कभी पूछती है कि बेंगलुरु के ठीक नीचे कौन सा आएगा, दिल्ली के ठीक नीचे कौन सा आएगा, ऐसा क्वेश्चंस करके यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस बनाती है। इसलिए इसको अच्छे से मैप को देखने की आवश्यकता है, तभी जाकर कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखेंगे कि जो द हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस है वो क्या है, और पीआईबी का जो न्यूज़ है वो क्या है। तो पीआईबी न्यूज़ हम देख लेते हैं पहले, शुरुआत करने से पहले। तो यहाँ पे बात बोली जा रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है यहाँ पे इनोग्रेट होगा 25 मई से लेके 30 जून तक, कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा के आसपास पड़ता है। तो इसमें 200 यूनिवर्सिटीज़ के आसपास पार्टिसिपेशन करने की बातें बोली गई हैं। 4750 एथलीट का भी पार्टिसिपेशन करने की बातें बोली गई हैं। जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी गेम की, वो आपकी वाराणसी में 3 जून को हेल्ड होगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि इसका मॉस्केट क्या है। तो इसका मॉस्केट है जीतू। जीतू किसको रिप्रेजेंट करता है? स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर क्या है? बारहसिंगा। तो ये स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का, इसलिए ये क्वेश्चंस यहाँ से बना सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे तीसरा जो एडवांस एस्टीमेट निकला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के द्वारा, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ पे मिनिस्ट्री को संभालते हैं। तो ये पूरी डिटेलिंग अपनी दिए हैं। फूड ग्रेन की प्रोडक्शंस अगर बात करी जाए तो यहाँ पे रिकॉर्ड है जो कि 3305.34 लाख टन्स रिकॉर्ड है। तो ध्यान रहे स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि अभी जो है फूड ग्रेन की रिकॉर्ड कितनी है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। एक आंकड़ा आपको लगभग याद होना चाहिए, लगभग ये आंकड़े दिमाग में होने चाहिए। राइस भी रिकॉर्ड बनाती हुई नज़र आई, व्हीट भी रिकॉर्ड बनाती हुई नज़र आई। मेज मक्का की बात करें तो ये भी 359 लाख टन्स के हिसाब से रिकॉर्ड बनाती हुई नज़र आई। टोटल पल्सेस की बात करी जाए तो 275 लाख टन पे सीमित हो गई है। और ऑयल सीड की बात करी जाए तो ये 409 लाख टन रिकॉर्ड बनाती हुई नज़र आई। सोयाबीन भी कहीं कहीं रिकॉर्ड बनाती हुई नज़र आ रही है। और रेपसीड और मस्टर्ड, रेपसीड मतलब ये आलस का तेल होता है रेपसीड, या फ्लैक्स सीड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो मस्टर्ड है ये रिकॉर्ड ये भी बनाती हुई नज़र आई है। और शुगर केन भी इस बार रिकॉर्ड बनाती हुई नज़र आई। जूट और मेस्टा की बात करते हैं तो ये भी अपनी 94.94 लाख के साथ यहाँ पे इस साल का आंकड़ा एस्टिमेशन दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शंस की बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33305 लाख टन्स के आसपास एस्टिमेशंस है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये सारी डिटेल्स आपको एक बार कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो पीआईबी का न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट। तो एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट है, इसकी कहाँ हेडक्वार्टर है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताएं अगर आपको पता हो तो। एशियन डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन की है यहाँ पे 23/5/2023 को कि $141 मिलियन यहाँ पे लोन सपोर्ट करी जाएगी। किसको? यहाँ पे सपोर्ट करी जाएगी आंध्र प्रदेश को। तो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को यहाँ पे सपोर्ट करी जा रही है। और किसके लिए सपोर्ट करी जा रही है? तो यहाँ पे बात करी जा रही है इंटरनल
इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई क्वालिटी करने की बातें बोली गई हैं, जिसमें रोड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी जो बातें आ रही हैं न्यूज़ में कि G20 की काउंसिल सेकेंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस वर्किंग ग्रुप DRRWG जो मीटिंग हो गई वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, आपके मुंबई में ख़त्म हो रही है। तो इसके डेलीगेट्स इस पे कार्य कर रहे हैं और जो भी डिजास्टर रिजिलियंट इशू है उसको लेके आगे बढ़ने की बातें बोली जा रही हैं। दूसरी जो बात बोली जा रही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है फ्रेगमेंटेशन उसको कैसे अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक सही प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे G20 कंट्री लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बातें बोल रही है, इसको इनकरेज करने की बातें बोल रही है। दूसरी जो बातें आ रही हैं, एक समर्थ कैंपेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो 5000 ग्राम पंचायत है वहाँ पे लाने की बात बोल रही है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज कौन है, यहाँ पे गिरिराज सिंह है। तो गिरिराज सिंह यहाँ पे क्या लाए हैं, समर्थ लाए हैं। समर्थ पूछ दे अगर क्वेश्चन से कि क्या है, ये PIB का ही न्यूज़ है, याद रखिएगा। तो ये समर्थ कैंपेन क्या है, तो ये प्रमोट करेगा क्या, डिजिटल ट्रांजैक्शंस 5000 ग्राम पंचायत में। तो पंचायत को भी डिजिटल बनाने की बातें बोली जा रही हैं। 1 फरवरी 2023 से ये चीज़ें 15 अगस्त 2023 तक चीज़ चल रही हैं। किसके अंतर्गत, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, उसके अंतर्गत चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जो बातें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे कम्यूमरेट किया है क्या, सिजोफ्रेनिया। तो यहाँ पे सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसको याद रखिएगा और इसको अवेयरनेस और रिड्यूस करेगी स्टिग्मा, और जो भी मेंटल प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए यहाँ पे अवेयर करने की बातें बोली जा रही हैं। तो कौन सा मिनिस्ट्री है आप देख सकते हैं। दूसरी जो है नीति आयोग, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई है क्या, 8वीं जो है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की, किस थीम के साथ कि विकास भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। तो 2047 तक रोल ऑफ टीम इंडिया की बातें बोली जा रही हैं। ये सारी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या इनके थीम के अंदर क्या क्या बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं वो हम देखेंगे। तो 8 इम्पोर्टेंट थीम्स के साथ यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो पहला है विकसित भारत 2047, दूसरा है थ्रस्ट ऑन MSME, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, चौथा है मिनिमाइजिंग कंप्लाइंसेस और पांचवा है वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बोली जा रही हैं। छठवां क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस, और छठा क्या है, स्किल डेवलपमेंट, आठवां क्या है, गति शक्ति प्लान, जो लाई है डेवलपमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाके रखने के लिए। देश की जो चीज़ें हैं वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाके रखेंगी, इन्हीं सब के बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। ये आफ्टर बाखमुत, तो बाखमुत क्या है उसको हम समझेंगे। तो ये नया एडिटोरियल आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में निकला था, जिसको मैं यहाँ पे कंपाइल करके आपको एक जगह इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बाखमुत किसके तरफ है वो थोड़ा शुरू कर देते हैं, उसके बाद जानेंगे। तो लास्ट दिसंबर से ही बातें बोली जा रही हैं कि US कांग्रेस जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जो है वहाँ पे पहुँचे और कंपेयर किए US कांग्रेस में। तो वहाँ पे कंपेयर किए किससे, कि जो बाखमुत का बैटल है वो कहीं ना कहीं सराटोगा का जो बैटल हुआ था 1977 में किससे, ब्रिटिश के विरुद्ध, उसी की तरह ये लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये रहा रशिया और यूक्रेन का वार जो कि इशू निकल के आ रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूक्रेन की लोकेशंस क्या है, बाखमुत रीजन किस जोन में पड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा क्वेश्चंस UPSC सिटीज़ के रूप में भी पूछ चुका है। तो इजराइल का सिटी, इराक का सिटी से क्वेश्चंस UPSC में
आ चुके हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट लोकेशंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रसिया का मैप है। रसिया का मैप कितनी कंट्री से टच करता है इसकी भी डिटेलिंग आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये रसिया का जो पार्ट है और ये रीजन है यूक्रेन का। तो डोनेबास रीजन, सोलेदार रीजन और ये रहा बाखमुत रीजन जो कि सोलेदार के बगल में है। तो ये डोनेस्क, लुनास्क ये बहुत ही हाईलाइटेड है क्योंकि ये रीजन जो हैं कैप्चर कर लिए गए हैं रसिया के द्वारा, जो कि पहले यूक्रेन का पार्ट है। तो मैरूपोल और मेलिटोपोल और खारसान ये रीजन इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। खार्किव यहाँ पे पड़ता है, कुपिसांक यहाँ पे पड़ता है। तो ये डोनबास रीजन है, ये रीजन याद रखना चाहिए। और नाइपर रिवर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है क्योंकि यूक्रेन और रसिया की जो वार छिड़ी है उसके ऊपर से ये रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चंस इस बार बनने की संभावना है। पिछले पेपर में तो क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन इस बार के क्वेश्चंस को हम समझ सकते हैं, अवश्य ही पूछा जा सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सी हैं, तो सी ऑफ एजोब भी दे सकते हैं, कनेक्ट करता है स्ट्रेट से, वो ब्लैक सी यहाँ पे है। तो ये आपका है, ये क्रैच स्टेट है, इस स्टेट को इससे कनेक्ट करता है। तो ये रही सारी डिटेलिंग। और अब देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है और क्या चीज़ें बोली जा रही हैं। 5 मंथ पहले की अगर हम बात करें तो बाखमुत जो था यूक्रेन के हाथ में बिल्कुल नहीं था, लेकिन 10 महीने की लड़ाई के बाद रसिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस किया है कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक जो है सिटी को फिर से कैप्चर करी गई है। और ईस्टर डोनेस्क रीजन आपको मैं दिखाया हूँ, इसी रीजन की बात बोली जा रही है। तो डोनेस्क रीजन ये रहा और डोनेबास रीजन ये रहा। तो इसी डोनेस्क रीजन को यहाँ पे फिर से कैप्चर करने की बात बोली जा रही है और ये फर्स्ट मेजर टेरिटोरियल गेन होगी, जनवरी से बात करी जा रही है। तो यूक्रेन क्या क्लेम कर रहा है यहाँ पे कि जो भी ट्रूप्स हैं वो डिफेंड कर रही हैं स्मॉल एरिया ऑफ बाखमुत और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। और ये मान रहा है वहाँ पे कि ईस्टर्न सिटी जो है इफ़ेक्टिवली इन रसिया हैं। तो इफ़ेक्टिवली अगर बात करी जाए, मतलब सही से बात करी जाए, तो ये वाले पार्ट जो हैं ये कहीं ना कहीं रसिया के अंडर में आते हुए दिख रहे हैं। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? यूक्रेन ये बातें बोल रही हैं। तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन रसिया के जो लीडर हैं वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन्वेड किया गया है यूक्रेन, इन्वेडेड यूक्रेन ऑन February 24, 2022. It was much needed victory after a series of setback. तो ये चीज़ें हैं यूक्रेन पे, ये अटैक किए हैं 24 फरवरी 2022 को और ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। रसिया यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोल ले चुका है होल ऑफ लुहांस्क रीजन में और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। बाखमुत रीजन को भी ये कहीं ना कहीं कैप्चर करने की बातें बोली जा रही हैं, जो कि मेजर सिटी हो जाएगी डोनेस्क के, कमरुस्क और स्लोवेंस्क, ये सारी रीजन को भी ये कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ सकता है अगर इस प्रकार से हम देखें तो। रसिया की इनिशियल जो थ्रस्ट था कि यूक्रेन को किस प्रकार से डील करे, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से अपने हटता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा एडिटर यहाँ पे बातें बोल रहे हैं। दूसरी जो बातें बोल रही हैं कि हमें इस बैटल से, इस मिस्टेक से कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत भी है। रसियाज के बैटलफील्ड टेक्निक्स की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशंस कर रहा है, सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयर डिफेंस, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर चुका है। ये कहीं ना कहीं बाखमुत रीजन की हम देखते हैं उस लोकेशंस को, तो रसिया जो है सफ़र किया है क्या अपना बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस यहाँ पे सफ़र किया है। फाइटिंग जो है एक वैगनर क्या है यहाँ पे प्राइवेट मिलिट्री कोऑपरेशंस है यहाँ पे रसिया की, वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हुई नज़र आ रही है, जो कि प्रोवाइड की है मच रेगुलर रशियन ट्रूप्स यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वैगनर ग्रुप यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूज़ में है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
और 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पर्पस से, फोर्टिफिकेशंस पर्पस से यहाँ पे चलाई जा रही है कि इसको ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पे सारी चीज़ें चल सकें। यूक्रेन की बात करी जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक काउंटर ऑफेंसिव की तरफ ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पीस के लिए ये खोज बीन कर रहे हैं, पीस की डिमांड कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे से बैठ के टेबल पे बातचीत करके इसको सॉल्यूशंस की तरफ ले जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो दोनों तरफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल के आ रही है। यूएस इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पिछली बार जो लीक कर दी गई थी हैकर्स के द्वारा, वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं कि यूक्रेन हैज़ आल्सो कैरीड आउट अटैक, यहाँ पे भी यूक्रेन जो अटैक किया है वो रसिया पे भी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अटैक कर रहा है, जैसे कि ड्रोन, मीडियम रेंज फायर सब्ट्यूर्स, और ये छोटे छोटे उपकरणों का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो भी कहीं ना कहीं अटैक किया है। तो वो भी रसिया के काउंटर में यहाँ पे खड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ने से। क्यों? क्योंकि वेस्ट जो कंट्री है उसको सपोर्ट कर रही है, फिजिकली, इकोनॉमिकली, मोरली, हर प्रकार से सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। यही सारी इशू यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे कोई भी होप दिख नहीं रहा है कि जो भी पीस होगी और इस हॉरिजॉन पे कैसे बातें चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी लोकेशंस कंट्री के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ईस्ट में रसिया है और नॉर्थ में यहाँ पे बेलारूस, वेस्ट में पोलैंड आ जाता है, स्लोवाकिया आ जाता है, हंगरी आ जाता है, रोमानिया आ जाता है और मोल्डोवा आ जाता है। तो ये सारी कंट्री हैं जो इससे टच करती हैं। तो यहाँ पे कर्च स्टेट है जो कि मैं अभी बताया, सी ऑफ एजोब है, ये ब्लैक सी आपका पड़ जाता है। तो ब्लैक सी इशू है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आए आपकी क्लियरिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी इस चीज़ को आप देख सकते हैं। कीव से निकलती हुई नाइपर रिवर कैसे निकल के जाती है खारसन से, सीधे आपको कहाँ पे जाके मिलती है? ब्लैक सी में मिलती है। ये कौन? नाइपर रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आशा करते हैं ये सारी क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे हो चुकी होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो ये जो ऑर्डिनेंस आया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और स्क्रूटनी की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वैलिड चीज़ें हैं और क्या इसमें इशू निकल के आ रही है। अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में सुप्रीम कोर्ट आपका जजमेंट देता है कि जो भी ब्यूरोक्रेट हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनकी ट्रांसफरिंग, उनकी पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट पावर हम देते हैं किसको? एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या लेके आ जाती हैं कि लेजिस्लेटिव, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या लेके आती है? कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करेंटली गवर्नमेंट है, तो क्योंकि इन्हीं के नाम पे सारे कार्य होते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 यहाँ पे क्या होता है? ये क्वेश्चंस कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा है। 1, 2, 3 जो है याद होना चाहिए, यहाँ पे पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाने का आर्टिकल है। तो ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 से ही आता है और इसी को उल्टा कर दीजिएगा 2, 1, 3। तो ये 2, 1, 3 से क्या हो जाता है? ये आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाता है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा ये क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे कि पीरियड पार्लियामेंट वाज इन रेसेस, तो जो रेसेस में रहती है तभी जाके ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस किसके द्वारा पास किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी यहाँ पे ऑर्डिनेंस 2023 ये सारी ऑर्डिनेंस लाई गई हैं। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें इशू कौन क्या चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं? तो वो दो चीज़ें हैं। पहला, स्कोप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तो जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अभी आपको बताया ऊपर वो, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की भी इशू निकल के आ रही हैं। तो क्या है वो, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले बातें बोली जा रही हैं कि इंटरप्रेट कर रहे हैं आर्टिकल 239A क्लास 3A। इसमें कोर्ट क्या रूल किया है कि ये इंटर एरिया है। इसका क्या मतलब होता है कि ये सेंटर ऑफ पॉइंट है। दीज वेयर द पॉइंट्स, मतलब पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली हैज़ कॉम्पिटेंस ओवर एंट्री लिस्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये लिस्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या है? ये वही है यूनियन, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट की बातें बोली गई हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़ के यहाँ पे बातें बोली गई हैं? एक्सक्लूडेड एंट्री सेकेंड, तो सेकेंड
लिस्ट को यहाँ पे छोड़ के, जिसमें क्या आता है 1 to 18। तो 1 to 18 में आपको देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ें हैं। तो एंट्री फर्स्ट में यहाँ पे पुलिस, एंट्री सेकेंड में लैंड, और एंट्री 18 में यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, एंट्री 1 पुलिस जो है एंट्री 2, और लैंड जो है एंट्री 18। ये 3 चीज़ें जो हैं आपको बोलते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड है, इस पे यूनियन कार्य करती है। बाकी 3 चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को लीगली पावर दे चुकी है, लेकिन फिर भी स्टेट यहाँ पे नहीं मान रहा है और यहाँ पे लेके आ रहा है। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लॉ को फॉलो करके ये चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे वो चीज़ें बताई जा रही हैं। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे आर्टिकल 1, 2, 3 प्रोमुलगेट किए हैं, 19 मई को करी हैं, और जिसके कारण ये इश्यू निकल के आ रहा है। अब देखते हैं आगे कि अगर पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 239 AA, ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि लॉ जो है वो पावर देता है क्या, कि आप पावर बना सकते हैं, आप लॉ बना सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट करने के बाद। लेकिन अमेंडिंग पावर जो है पार्लियामेंट के हिसाब से यहाँ पे 368 में नहीं आता है, जिसके कारण वो अमेंड नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। यहाँ पे वही चीज़ें बात बोली, अगर आप अमेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ये लॉ नहीं ला सकते, ये ऑर्डिनेंस भी आप कैसे लेके आ रहे हैं, उसी की लीगैलिटी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 368 में कहीं ना कहीं नहीं आती हैं, इसीलिए इसको डीम्ड फिट नहीं माना जा रहा है, आर्टिकल को ऐसा बताया जा रहा है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है स्कोप को, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड मैटर इन आर्टिकल 239 AA, तो इन सब चीज़ को यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कोड बोला, ये वाइड एब इनिशियो है और लाइबल टू स्ट्रक डाउन फॉर बाईपासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहीं ना कहीं बाईपास करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आर्टिकल 1, 2, 3 इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर आर्टिकल 368, तो इसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो दिल्ली में जो भी आप लॉज लेके आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे, तभी ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन आप अमेंडमेंट यहाँ पे लाए नहीं, और अमेंडमेंट नहीं लाए, ऑर्डिनेंस के चक्कर में यहाँ पे आप आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो अमेंडमेंट लाएंगे वो अमेंडमेंट के रूप में भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये लॉज में यहाँ पे मेंशन है। तो आपका दिल्ली देख सकते हैं कितनी छोटी सी दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अभी कौन कौन यूनियन टेरिटरी है आप देख सकते हैं। तो लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा आपका चंडीगढ़ है, चौथा आपका दिल्ली है, पांचवा क्या है दमन एंड दीव है, छठवां क्या है पुदुचेरी है, सातवां क्या है अंडमान हो गया, आठवां क्या है लक्षद्वीप हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, 8 UT याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स दैट लुक्स एट द लोअर हाफ ऑफ द पिरामिड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार एक न्यूज़ है, एडिटोरियल, जो कि आपके योगेंद्र जी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये एक सेफोलॉजिस्ट हैं। सेफोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति जो आपके इलेक्शंस वोटिंग के बारे में, इलेक्शन सिस्टम के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग को देता हो, यानी एक्सपर्ट के रूप में कार्य करता हो, तो उसको सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे बात बोल रहे हैं नंबर्स ऑफ इंडियन जो हैं लेफ्ट बिहाइंड द ग्रोथ। बहुत सारे लोग, भारत के लोग पीछे छूट गए और इकोनॉमी जो है एक्सीड कर गई 50%। यहाँ पे रिजर्वेशंस, इकोनॉमी नाउ एक्सीड 50% विद रिजर्वेशंस इन एम्प्लॉयमेंट। तो जो 50% का कैपिंग रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं एक्सीड करती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% ऑफ द रिजर्वेशंस यहाँ पे दिया गया है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिया गया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई गई, उसी के तहत ये 10% ऑफ द रिजर्वेशंस दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन्स को कास्ट, रिलीजन्स के नाम पे आपस में ही अलग प्रकार से सोचने पे मजबूर कर देता है, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने पे भी मजबूर कर देता है। दूसरी जो बात पूरी अभी रिसेंटली जो समिट हुई है, ग्लोबल सॉल्यूशन समिट बर्लिन में, वहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं, तो एक ऐसा ही बैकड्रॉप यहाँ पे राइज हुआ है, टेंशंस राइज हुआ है। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट और चाइना में कहीं ना कहीं इशू दिखता हुआ नज़र आ रहा है, और एक वार वेस्ट के रूप में और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो नाटो में इंक्लूड करने की वजह से रसिया जो है
यहाँ पे किसके विरुद्ध खड़ा हो गया, यूक्रेन के विरुद्ध खड़ा होगा, पता ही होगा आपको। और ये लड़ाई अभी तक चल रही है। तो ये जो लड़ाई थी बहुत पुरानी लड़ाई नहीं थी, और नाटो में यूक्रेन को ऐड करने की वजह से वेस्ट के द्वारा यहाँ पे ये खड़ा हो गया, जिसके कारण यूक्रेन अभी तक नाटो में ऐड नहीं हो पाया है। तो मिलिट्री वार आर बीइंग यहाँ पे कॉज्ड आज वार्स बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी को लेकर यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। G7 की कंट्री भी 50% ऑफ द वर्ल्ड सिटीजन्स को यहाँ पे इंगित करती हैं, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं साइड ऑफ डेमोक्रेसी है। और ऑटोक्रेटिकली बात करी जाए तो अनडेमोक्रेटली जो अदर गवर्नमेंट हैं उनको ट्विस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं अपनी तरफ चीज़ों को ले जाती हुई नज़र आ रही हैं। G20 कंट्री भी इसमें अलग रोल प्ले कर रही हैं। अगर अटेंशंस की बात करी जाए, ग्लोबल प्रॉब्लम को देखा जाए, क्लाइमेट चेंज को देखा जाए और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखा जाए, तो ये सब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वर्ल्ड की जो सिस्टम है वो कहाँ पे जा रही है? वर्ल्ड में पीस बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम वर्ल्ड में बिल्कुल चरमरा रही है। लेकिन लोगों को लड़ाई की ज़रूरत है, लोगों को कम्युनलिज्म की ज़रूरत है, लोगों को राइट्स की ज़रूरत है। तो इसकी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जा रही है। ये क्या है? अट्रैक्शंस ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स मोटिवेटेड एक्शंस ये बोल रहे हैं। तो ये डिवीज़न एमंग इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे कहीं ना कहीं फूट पैदा हो रहा है। और ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो चल रहा है अभी, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक्सट्रीम और रिवोल्यूशनरी चेंज भी लेके आ रहा है। इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो ये रिफॉर्म जो आपकी होती है इकोनॉमिक सोशलिज्म के आधार पे, और लास्ट सेंचुरीज में जो चीज़ें हुई, ग्लोबल डिप्रेशंस की बातें भी बोल रहे हैं कि रीबैलेंस करे इनकम वेल्थ। मेनी यूरोपियन कंट्री भी इसको सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करी थी, जो कि कल्चरल ट्रेडिशंस के आधार पे थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल ट्रेडिशंस को, सोशल एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती थी, ऐसी नहीं है कि ये एस्पेक्ट को नहीं देती थी। लेकिन आज के डेट में सारी वेस्ट कंट्री मिलकर सैंक्शंस करने पे लगी हैं, जिसके कारण और भी रशिया और यूक्रेन का इश्यू भी निकल के आ रहा है। तो गवर्नेंस की बात करी जाए तो सारी कंट्री लीडर, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, सारे मिलके कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स के तरफ यहाँ पे सोचने की बातें बोली जा रही हैं। कहीं कहीं सोचना चाहिए बेनिफिट ऑफ कॉमन सिटीजन, चाहे वो जिस भी डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक सिस्टम से हो, मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सिटीजन्स की बेनिफिट को देखना होता है, नॉट टू बेनिफिट द फिनेंशियल इन्वेस्टर। तो जो फिनेंशियल इन्वेस्टर है उसको बेनिफिट करने के लिए हम यहाँ पे नहीं देख सकते। यहाँ पे कॉमन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग की भी बातें बोली गई हैं। पुअरेस्ट सिटीजन्स को प्रॉब्लम होती जा रही है, गुड गवर्नेंस की कमियां होती हुई जा रही हैं, रिस्क ऑफ फिनेंशियल इन्वेस्टर भी यहाँ पे चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं। दूसरी जो सब्सिडीज़ की बात करी जाए तो पुअर के लिए ये बैड माना जा रहा है, और इंसेंटिव की बात जाए तो इंसेंटिव भी यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए अच्छी मानी जा रही है। तो ये किस प्रकार से एंगल को जोड़ के देख रहे हैं आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सब्सिडीज़ जो है, सब्सिडीज़ पे देखिए यूपीएससी कई बार क्वेश्चन बनाई है कि आपको डायरेक्ट सब्सिडीज़ दे दिया जाए, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक देश के लिए अहम रोल प्ले करिए, और सब्सिडीज़ को कितने लोगों को छोड़ने के लिए भी रिक्वेस्ट करी गई है। तो ये जो एलपीजी की सब्सिडी थी भारत में, उसमें भी आप समझ सकते हैं बहुत सारा इशू निकल के आया हुआ था। यहाँ पे सब्सिडी की इसी प्रकार से कनेक्ट करके हम देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिकली इफिशिएंट चीज़ें हैं वो कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बातें बोली जा रही हैं, सब्सिडी जो है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो है सब्सिडी बिल्कुल यहाँ पे देना नहीं चाहती, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है ऐसी सारी चीज़ें। फिनेंशियल कैपिटलाइजेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड with globalization of economies from 1980 with finance flowing freely across the national border। तो यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशंस आया था, प्राइवेटाइजेशंस आया था, एलपीजी का रिफॉर्म बोल दें हम एक ही वर्ड में, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशंस, और भारत में ये चीज़ें 90s में आई थी। लेकिन अगर बात करी जाए वर्ल्ड की, तो जो वर्ल्ड में ग्लोबल ये फिनेंशियल कैपिटलाइजेशंस की बात बोली गई है, उसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। इसलिए ग्लोबल सिटीजन्स को इस रूप से देखने की ज़रूरत है, इस कंफर्टेबल वे से देखने की ज़रूरत है कि हम अपने सोसाइटी को एक सही डायरेक्शंस
दे सकें और लोगों का, एक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को भी बेनिफिट मिलने की बातें बोली गई हैं। आप देख सकते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बातें बोली गई हैं। यूनिवर्सल इसेंशियल डेमोक्रेसी की ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। जस्टिस भी इससे बची नहीं है और सोशल जो भी रॉन्ग होती हैं इस सब चीज़ को, जैसे कास्टिज्म हो गई, ये सारी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं इशू दिखाती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी है इकोनॉमी में, वो क्या है? फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म ये फाउंड किया गया है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इन द इकोनॉमी। तो ये चीज़ें हैं, फ्री मार्केट होगी यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे लिबर्टी इन द इकोनॉमी चीज़ें होंगी। तो जीडीपी मेजर किस हिसाब से करी जा रही है वो हम देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव एग्रीगेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी वेदर इम्प्रूव्स और हार्म पीपुल मैटर नहीं करता है। ये किस हिसाब से कि अगर जीडीपी चल रही है आगे तो हम सही हैं और जीडीपी गिर रही है तो हम गलत हो जाएंगे। तो इन्हीं के आधार पे बातें बोल रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या एस्पेक्ट है? आपको हर प्रकार से हेल्थ, एजुकेशन, सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करती है। आपकी हैप्पी लाइफ, ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करना चाहिए। केवल जीडीपी ऊपर जाने से इस सब चीज़ को नहीं देखना चाहिए। 20th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें इस प्रकार से बोली गई थी और इकोनॉमिक इसी के आधार पे यहाँ पे डाला गया था कि यहाँ जीडीपी को ऊपर ले जाने की बात बोली जा रही है। यहाँ पे मार्गरेट थ्रेचर जो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर रहा करती थी एलिजाबेथ के समय में, तो यहाँ पे क्या बोली गई हैं? ये भी अपने समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म लेके आ गई थी और जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म की डिमांड करी गई थी और वहाँ पे एलिजाबेथ कहीं ना कहीं उसको मानती हुई नज़र आई और उसको ओके कर दी, जिसके कारण वो अपने कंट्री में रिफॉर्म लेके आई। देखिए मार्गरेट थ्रेचर का अलग रोल था। मार्गरेट थ्रेचर की पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं एलिजाबेथ को बहुत हद तक एग्री नहीं करती थी, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट और सरकार के रूप में उनको समर्थन मिलता था। यहाँ पे दूसरी बातें बोली गई हैं कि ये सारे मॉडल जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं वो किस प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी के हिसाब से हम गाइड कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छी और हेल्दी डेमोक्रेसी को डेवलप कर सकें। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। यहाँ पे दूसरी बातें जो बोल रही हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और ये पेंशन स्कीम को लेके है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये पेंशन स्कीम को लेके है और इसके बारे में हम देखेंगे। ये नया एडिटोरियल है इम्पॉर्टेंट इसकी एस्पेक्ट को। तो नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस मैं यूज करूंगा, वर्ड याद रहे। तो एनपीएस को 2004 में लॉन्च करी गई और ओल्डर पेंशन स्कीम जो कि ऑफर करती थी क्या, डिफाइंड बेनिफिट देती थी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे भारत के, विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। इनको कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो अभी एनपीएस आया हुआ है वो रिक्वायर कर रही है क्या, एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करने की ए सम। तो कुछ अमाउंट उनको यहाँ पे लाने की बात करी गई है, कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूशंस की बातें बोली जा रही हैं। ऑलमोस्ट 2 decades आफ्टर एनपीएस केम इनटू इफेक्ट सेवरल स्टेट स्विच कर रहे हैं किस पे, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओपीएस एनपीएस में कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है, उसी पे ये एडिटोरियल आपको है। तो एनपीएस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इनिशिएट किया गया अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा एनपीएस को, और ये चीज़ें बंद की गई। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर बंद कर दी जाती हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे बंद किया और कैरिड फॉरवर्ड किया गया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि पॉलिटिकल कंसेंसस से ये चीज़ें चली। इंपॉर्टेंट चेंज थी ये, कहीं ना कहीं फिजिकल सिचुएशंस को स्टेट के फिजिकल सिचुएशंस को सही तरीके से ले आने के लिए ये बाध्य थी और ये एक अच्छा स्टेप भी उस समय माना जाता था। तो आप समझ सकते हैं अगर मनमोहन सिंह उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे और ये इस सब चीज़ के बारे में अगर सहमति जताएं तो ये एक अच्छी बातें हैं। दूसरी बातें जो बोली गई हैं कि ये डिफाइन किया गया है बेनिफिट को कि ये गारंटी करेगा किसमें, 50% किसमें, ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बातें बोली गई हैं। तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे चेंज होता था, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो उनकी लास्ट सैलरी मिलती है वो 50% के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी। और ये सब्जेक्ट है किसके, इन्फ्लेशंस पे, इन्फ्लेशंस वगैरह जोड़ के ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें स्टेट को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत प्राप्त होती थी। लेकिन अगर बात करी जाए एनपीएस की
तो यहाँ पे एनपीएस में कोई भी गारंटीज नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ओपीएस में फिक्स्ड अमाउंट थी यहाँ पे चीज़ें, और आपको लास्ट सैलरी जो निकालती थी उसकी आपको पैसे मिलते थी। और यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट मार्केट पे डिपेंड हो गई है कि मार्केट में अगर स्टॉक में लगाती है पैसों को या फिर किसी और चीज़ में लगाती है तो मार्केट कैसा रिटर्न देता है। अगर मार्केट 6% रिटर्न देता है तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, 10% देता है तो आपको कुछ ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर भी 10% के आने के बाद भी जो ओपीएस देता है आपको, इसमें हमको नहीं मिलेगा। तो ये सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डिटेलिंग को यहाँ पे दे दिया। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश ये डिसाइड किए हैं कि ओपीएस पे हमें लौटना है, ओपीएस पे हमें जाना है। तो ये एक बहुत ही लेजी रिस्पांस बोली जा रही है कहीं ना कहीं। और ये लेजी रिस्पांस क्यों बोली जा रही है? क्योंकि देखिए, आप अगर सीधे डायरेक्टली पेंशन देना शुरू कर देते हैं तो इतना तो रकम और बजट है नहीं किसी भी स्टेट के पास। वो सीधे डिपेंडेंट किस पे हो जाएंगे? यूनियन पे। और यूनियन से वो क्या करेंगे? पैसा बोरो करेंगे। तो यूनियन से पैसा बोरो करके स्टेट को आप पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं एक कंट्री की बात करी जाए तो एक कंट्री में कहीं ना कहीं डेप्ट में जाती हुई नज़र आएगी। तो कंट्री में जो भी स्टेट हैं वो सारे डेप्ट में जाती हुई नज़र आएंगे, इसलिए इसको गलत बताया जा रहा है। और ये नेशनल पेंशन स्कीम की यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ाइयाँ बताई जा रही हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिजिकली बैडली यहाँ पे मैनेज किया है किसी स्टेट को, तो आप देख सकते हैं 40% अब जीडीपी एवरेज में यहाँ पे कंपेयर करी गई है। किसके? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो स्टेट इसको रेसिस्ट कर रहे हैं इनका 20% के आसपास है। तो जो एनपीएस को फेवर कर रहे हैं वो 20% के आसपास घाटे में है, डेप्ट में है। जो नहीं फेवर कर रहे हैं वो 40% पे चल रहा है। तो जैसे इनकी बातें बोली गई हैं, ये 40% के आसपास ये सारे स्टेट हैं। तो यही चीज़ें थी। फिजिकल पावर यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और फिजिकल्स गैप होंगे अगर, तो फिजिकल गैप की वजह से जो स्टेट का जीडीपी है वो गिरता हुआ नज़र आएगा। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट बोली जा रही है कि कहीं ना कहीं ये गलत मूव है, लेजी मूव है और अनइंटेलेक्चुअल टी मूव बोली जा रही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे पेंशन्स की बातें बोली गई हैं कि ये पेंशन जो है स्टेट सब्जेक्ट में आता है। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे ये जो किस सब्जेक्ट में आता है, पेंशन स्टेट सब्जेक्ट की चीज़ें हैं, इस पे हम ही लॉ बना सकते हैं और दिल्ली को इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे डील होगी, इसी पे इशू निकल के आता है। तो यहाँ पे मनी बिल्कुल कमी है, फिर भी इस गोल को कैसे पा सकते हैं और कैसे भारत जो है विश्व गुरु बनने की राह को देखेगा अगर इस प्रकार की चीज़ें हमारे देश में चलती हैं। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। दूसरी जो एडिटोरियल निकल के आ रही है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पे इनॉग्रेशंस हो रही है पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की, उसी को लेके यहाँ पे एडिटर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नया पार्लियामेंट जो 28 मई को शेड्यूल किया गया है इनॉग्रेशंस के लिए, वो ओकेजन्स नेशनल यूनिटी को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो नेशनल यूनिटी को दर्शाता है, तो यहाँ पे अपोजिशंस पार्टी क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है और इसके अगेंस्ट में चली गई है कि आप जो है देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं हैं, इसलिए हेड ऑफ़ द स्टेट को इनॉग्रेट करना चाहिए। यानी द्रौपदी मुर्मू को ये इनॉग्रेट करना चाहिए, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं, तथ्य रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अक्टूबर 1945 में भी इंदिरा गांधी ने इसके कुछ पार्लियामेंट के एनेक्सस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था। अगर आप अपनी सरकार को देख लें, राजीव गांधी को देख लें, तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को इन्होंने 87 में इनॉग्रेट किया था। लेकिन ये सारी की सारी जो बातें बोली जा रही हैं, अपोजिशन पार्टी जो इनॉग्रेट की थी, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये जो इनॉग्रेट किए थे और अभी जो इनॉग्रेशन हो रहा है उसकी तुलना कहीं मैच नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंप्लीट न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जो कि भारत की वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे है और यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव जाकर बैठेंगे। तो ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं और डेमोक्रेसी यहाँ पे कहीं ना कहीं धूमिल होती नज़र आ रही है। इसको ऐसी भाषा में बोलने का प्रयास चल रहा है।
दूसरा हम लोग देख सकते हैं ईरान जो है अभी टेस्ट किया है अपना लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो ये 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो ये कहाँ तक पहुँच सकता है, इजराइल और यूएस के बेस तक पहुँच सकता है। तो ईरान भी अपना कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में अपने पावर को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी रिसेंटली ईरान, चाइना, यहाँ पे इजराइल, सीरिया, ये सारी कंट्री को कहीं ना कहीं चाइना लेके आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस जिस कंट्री को ये यूएस से छोड़ रहा है उस कंट्री को चाइना तुरंत पकड़ ले रहा है, आप याद रखिएगा। तो चाइना उस कंट्री को पकड़ रहा है क्योंकि इसको पता है कि जिस कंट्री को ये छोड़ रहा है कहीं ना कहीं इसके पास हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो दूसरे के पास नहीं मिल सकती हैं। इसी को जियोपॉलिटिक्स के रूप में ये चाइना इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा जो बात करी जा रही है, चाइनीज़ हैकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किए हैं, यहाँ पे इस सब चीज़ को हाईलाइट किया जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे हाईलाइट किया है जो गुआम है। गुआम आपका एक आइलैंड नेशंस है, यहाँ पे आइलैंड है पैसिफिक ओशियंस में जो कि यूएस की टेरिटरी में आता है। तो यूएस के अंडर में गुआम आइलैंड आता है, ये याद रखिएगा। वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और हैकर की बातें बोली जा रही हैं जो कि चाइना डायरेक्टली इस एलिगेशंस को, इस आरोप को रिजेक्ट किया है और माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट किया है कि ये एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे कार्य करी गई हैं जो कि हैकर्स के द्वारा, वो भी चाइनीज़ हैकर्स के द्वारा ये चीज़ें चली हैं। तो ये चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बोल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट यूएस की इम्पॉर्टेंट कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। हैकर यहाँ पे अटैक कर रहे हैं किसके, यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आशा करते हैं आपको सारी डिटेलिंग अच्छी लगी होगी। ये थी आज की सारी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस अलॉन्ग विद द पीआईबी न्यूज़ फ्रंटलाइन एंड आपका द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो आपको सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे दी गई है। आशा करते हैं आपको सारी डिटेलिंग ये समझ में आई होगी और ये जो न्यूज़ है अभी यूक्रेन से रिलेट होके ये काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये थी आज की द हिंदू एडिटोरियल। थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।